हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के नए एपिसोड्स में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल डिवाइस की, जिसको हम कहते हैं स्टेंट। तमाम लोग जो भी सुन रहे हैं उनको पता होगा कि कभी ना कभी उनको स्टेंट का पाला पड़ा होगा, कभी किसी रिलेटिव को स्टेंट हुआ होगा। कुछ लोग इसको उच्चारण करते हैं स्टंट, बट ये स्टेंट है, STENT, स्टेंट। तो स्टेंट क्या है, कॉर्नरी स्टेंट क्या है, इसका क्या रोल है, इसकी कितने प्रकार होते हैं और ये क्यों डाला जाता है, इस पे हम संक्षेप में एक बार बात करेंगे। देखिए, स्टेंट नाम एक डेंटिस्ट के नाम से आया। चार्ल्स स्टेंट नाम का एक डेंटिस्ट था जो तरह तरह के डेंचर्स बनाता था, उसी के नाम से ये स्टेंट शब्द आया है। स्टेंट एक मेस या जालीनुमा मेटालिक स्ट्रक्चर है जो क्रिम्प करके बैलून पे लगाया जाता है, और जब आपको पास कहीं ब्लॉकेज होती है तो उस ब्लॉकेज से वायर डालने के बाद, बैलून से फुलाने के बाद इस स्टैंड्स को इन्फ्लेट करके वहां डिप्लॉय किया जाता है। तो ये एक स्कैफोल्डिंग की तरह काम करती है, मतलब ये आपको एक सहारा देती है, एक कहिए कि एक बेस देती है जिसके ऊपर दोबारा वो जो वेसल्स है या जो आपकी धमनी है जिसकी दीवारें पहले सिकुड़ी हुई थी वो फिर वापस न सिकुड़ जाए, इसी के लिए स्टैंड का इस्तेमाल होता है। कॉर्नरी स्टैंड्स का, कॉर्नरी स्टैंड्स एक मेटालिक स्ट्रक्चर है। आपको एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण देता हूं। आप पहले एक पेन यूज करते थे जिसमें एक स्प्रिंग डालते थे, वो स्प्रिंग की तरह से होता है। हाँ, इसकी थिकनेस कम होती है, उसकी जो मेटालिक थिकनेस होती है वो 100 माइक्रोन्स के बराबर होती है, पतली होती है, बट वो है उसी तरह के स्ट्रक्चर का। इसके डिफरेंट डिजाइन्स होते हैं, कुछ ट्यूबुलर होता है, कुछ ओपन सेल डिजाइन्स होते हैं, बट बेसिकली स्टैंड्स जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो बेयर मेटल स्टैंड्स जिसमें सिर्फ एक मेटालिक स्टेनलेस स्टील या कोबाल्ट क्रोमियम का बना होता है, उस पर कोई कोटिंग नहीं होती है। दूसरा होता है ड्रग एलूटिंग स्टैंड्स, को DES बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपके मेटालिक स्टैंड्स हैं उसके ऊपर पॉलीमर्स के ऊपर कुछ ड्रग्स होते हैं लगे हुए, जैसे सिरोलिमस, एवरोलिमस, जोटारालिमस। इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो दोबारा वहां पे टिश्यू को ग्रो होने नहीं देती है, और इससे क्या है कि दोबारा भविष्य में ब्लॉकेज आने की संभावना कम होती है। तो ये बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ कि एक ड्रग एलूटिंग स्टैंड्स आया जिसमें कि आप पॉलीमर्स के ऊपर कुछ ऐसे ड्रग्स इम्प्रेग्नेट करके लगाते हैं जिसकी वजह से स्टैंड के साइड पे दोबारा ब्लॉकेज नहीं होता है। क्योंकि जब बेयर मेटल स्टैंड था जिसमें सिर्फ हम मेटालिक स्टैंड यूज कर रहे थे, उसमें दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में रीस्टेनोसिस कहते हैं, वो करीब 25% थी। जब हमने इस तरह के स्टैंड्स लाए जिस पे ड्रग लगा हुआ है तो उस पर दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना 2 से 4% रह गई। लेकिन क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि ड्रग एलूटिंग स्टैंड के साथ समझने की जरूरत है। देखिए, ड्रग एलूटिंग स्टैंड्स जो वेसल्स के वॉल में लगता है वहां पे ड्रग की वजह से हीलिंग डिलेड होती है। वो ड्रग जो है वहां पे टिश्यूज को बनने नहीं देता है। तो उसमें क्या है कि आपको ड्रग एलूटिंग स्टैंड्स के साथ एंटीप्लेटलेट्स, जो एक तरह का ब्लड थिनर है, जिसके जैसे एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, टाइकाग्रेलॉर है, इन सब दवाइयों का लेना अनिवार्य होता है। खास करके शुरू के कुछ महीनों में जब आपका स्टैंड जो एक मेटल की तरह होता है और उसमें जो है लाइनिंग बनती है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं मैं कि जब आप कॉर्नरी आर्टरीज या हृदय को सप्लाई करने वाली धमनियों के अंदर जब स्टैंड डालते हैं तो वो उसका पार्ट हो जाता है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछते हैं मरीज की, डॉक्टर साहब वो पुराना स्टैंड खराब हो जाएगा तो उसको आप निकाल दीजिएगा। मैं कहता हूं कि नहीं, वो एक बार जब वैसल में डिप्लॉय हो गया तो उस वैसल का, उस आर्टरी का एक पार्ट हो गया, उसकी दीवार में वो चिपक गया। अब अगर दोबारा ब्लॉकेज आती है तो या तो फिर स्टैंड के अंदर स्टैंड डालिए या ड्रग एलूटिंग बैलून यूज कीजिए, लेकिन वो पुराना स्टैंड निकलता नहीं है। तो स्टैंड की डिस्कवरी जो हुई थी वो सबसे पहले हुई थी आपको 1980 में। 1980 में सबसे पहले सिंपल ट्यूबुलर स्लॉटेड ट्यूब वाला स्टैंड आया था, इसमें कोई ड्रग नहीं था। पामस साज स्टैंड्स बोलते थे, उसमें रीस्टेनोसिस काफी होती थी। और उस समय जब कंपैरिजन किया जाता था कि कौन चीज बेहतर है, हम स्टैंड डलवाएं या बाईपास सर्जरी कराएं, तो अधिकांश टाइम में
बाईपास सर्जरी की जो लॉन्ग टर्म जो एफिकेसी थी वो स्टेंट से बेहतर थी। बट जब ये ड्रग एलुटिंग स्टेंट्स आया 2000 के बाद, तब से पूरी सिनेरियो चेंज हो गई। ड्रग एलुटिंग स्टेंट्स आने के बाद सबसे पहले सिरोलिमस कोटेड स्टेंट्स आए। सिरोलिमस कोटेड स्टेंट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसमें हीलिंग एंडोथेलियम की बहुत लेट होती थी, जिससे लेट स्टेंट थ्रोम्बोसिस। देखिए, कोई भी अगर आप फॉरेन ऑब्जेक्ट आर्टरीज के अंदर डालते हैं तो वहां पे क्लॉट बनने की संभावना रहती है। सबसे ज्यादा संभावना स्टेंट थ्रोम्बोसिस की ये 2% होती है, पहले 7 से 10 दिन के अंदर होती है, और उसके बाद जब एक बार लाइनिंग बन जाती है तो उसके बाद स्टेंट थ्रोम्बोसिस के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट सिरोलिमस स्टेंट जब शुरू में आया तो हमने देखा कि लेट स्टेंट थ्रोम्बोसिस 6 महीने के बाद, साल भर के बाद भी स्टेंट्स पे क्लॉट बन रहे थे। फिर ड्रग में सुधार हुआ, नए जनरेशन के स्टेंट्स आए, उसमें एवरोलिमस और जोटारालिमस नाम की ड्रग यूज हुई, जिसमें लेट स्टेंट थ्रोम्बोसिस के इंसिडेंस बहुत कम हो गए। आज के डेट में हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उसमें से 90% से ज़्यादा लोगों को ड्रग एलुटिंग स्टेंट्स लगता है। और ड्रग एलुटिंग स्टेंट्स के साथ डुअल एंटीप्लेटलेट्स, मतलब 2 दवाइयां जो प्लेटलेट्स के फंक्शन को कम करती है, एक तो एस्प्रिन, दूसरा कोई भी या आइदर क्लोपिडोग्रेल या फिर टाइकाग्रेलॉल, प्रासुग्रेल, ये यूज होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। तो जिनको भी स्टेंट लगा है उनको कुछ चीजें टिप्स मैं दे रहा हूं कि वो बिना डॉक्टर से पूछे हुए अपना जो एंटीप्लेटलेट्स है वो बंद नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो एंटीप्लेटलेट्स की डोज है उसकी एडजस्टमेंट जो करनी होगी वो डॉक्टर के द्वारा होगी। कई बार देखा गया है कि आपको दांत की सर्जरी करानी है या कोई छोटा आंख का कैटरैक्ट कराना है, उसमें क्या होता है कि डॉक्टर साहब के एंटीप्लेटलेट्स बंद कर देता है। वैसे में आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि जो सर्जरी में जो ब्लीडिंग का रिस्क है वो हार्ट के रिस्क से ज्यादा है क्या। अगर ऐसा नहीं है तो बेहतर है कि आप एक इकोस्प्रिन को कंटिन्यू रखें और बिना डॉक्टर की सलाह से आप कभी भी एंटीप्लेटलेट्स बंद ना करें। अगर उसको कम करना होगा डॉक्टर आपके हिसाब से कम करेगा। ड्रग एलुटिंग स्टेंट्स में मुझे लगता है कि 1 साल तो रिकमेंडेड है। अगर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रही है एंटीप्लेटलेट्स की तो कम से कम 3 साल के लिए आपको एंटीप्लेटलेट्स खाना चाहिए। उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जो स्टैटिन्स है उसको लेना चाहिए, बीटा ब्लॉकर्स लेना चाहिए जिसकी वजह से आपको इस्कीमिया कम होती है, हार्ट की परेशानी एंजाइना कम होती है, दूसरा हार्ट में जो एरिथमियाज होती है वो कम होती है। तो स्टेंट्स वाले लोगों को कुछ चेतावनी है कि अपना खाना छोड़ दें बट अपना जो एंटीप्लेटलेट्स है वो कभी ना छोड़ें। दूसरी चीज कि बाय द वे अगर आप मिस कर जाते हैं डोज तो आप एक डोज जो मिस किए हैं उसके जगह पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट शाम वाली डोज आप जरूर ले लें, क्योंकि हम लोग इनिशियली जो क्लोपिडोग्रेल देते हैं या टाइकाग्रोल देते हैं वो 2 बार देते हैं दिन में, सुबह और शाम। तो मुझे लगता है कि एंटीप्लेटलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग थेरेपी है जो ड्रग एलुटिंग स्टेंट्स के लिए अनिवार्य है। दूसरी चीज, जब आप स्टेंट्स लगवा लेते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि स्टेंट्स लग जाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो गए। स्टेंट्स के बाद भी आपको मेडिकल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज कि स्टेंट्स में रीस्टनोसिस चाहे बेहतर से बेहतर स्टेंट लगा लें 2 से 5% होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी चलने से सीना भारी होने लगे, गले में खिंचाव हो या इस तरह से सांस फूलने की तकलीफ हो तो अपने डॉक्टर्स के पास जाएं। आजकल एक बड़ा ही आसान मेथड है स्टेंट पेटेंसी को चेक करने का, सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी। आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपको कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करा जाता है मेटोप्रोलॉल देके, एक दवाई है जिससे आपका हार्ट रेट 60-70 के बीच में रहे। फिर वो डाई डाल के आपकी सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें पता चल जाता है कि स्टेंट पेटेंट है या ऑक्लूड हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि स्टेंट्स एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है मैनेजमेंट ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में। और मुझे लगता है कि हार्ट अटैक के दौरान भी जब जो आर्टरी होती है वो 100% ब्लॉक्ड हो जाती है, उसमें भी बैलून करने के बाद ड्रग एलुटिंग स्टेंट्स डालने का भी रिकमेंडेशन है। वो भी एक बहुत ही अच्छा इलाज है।
हार्ट अटैक का, या कहिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक का, कि आप आंख से देखते हुए बंद आर्टरी को खोल देते हैं और वहाँ स्टेंट डिप्लॉय कर लेते हैं। चूंकि एक्यूट स्टेंट जब थ्रोम्बोसिस होती है तो उसमें क्लॉट बनता है स्टेंट के पास। तो जब आपको एसीएस होता है, हार्ट अटैक होता है या अनस्टेबल एंजाइना होता है, तो वहां पे जहां पे ब्लॉकेज होती है वहां पे क्लॉट होता है। तो वैसे सिचुएशंस में ज्यादा चांस रहते हैं कि स्टेंट पे क्लॉट आए, तो वहां अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हम लोग लोडिंग डोज देते हैं एंटीप्लेटलेट्स की, मतलब आपको 600 ग्राम क्लोपिडोग्रेल या 180 मिलीग्राम टिकाग्रिलोल देते हैं शुरू में, और उसके बाद अगर थ्रम्बस कंटेंट ज़्यादा लगता है, कंटेंट की अगर आपको लगता है विजन में, एंजियोग्राफी में कि ज़्यादा क्लॉट है, तो हम लोग एक नसों के द्वारा भी देने वाले एक एंटीप्लेटलेट्स एजेंट है जिसको GP2B इनहिबिटर्स बोलते हैं, वो टिरोफिवान है, इस तरह की दवाइयां देते हैं जिसकी वजह से स्टेंट पे क्लॉट ना बने। तो मेरा ये कहना है कि स्टेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके क्लोज्ड आर्टरी को ओपन रहने में मदद करता है। सिंपल शब्दों में मैं आपको यही बोलूं कि जिस तरह से घर में आप सरिया यूज करते हैं, आप एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्कैफोल्डिंग देते हैं, उसी तरीके से बंद आर्टरी को खुला रखने के लिए स्टेंट का इस्तेमाल होता है। तो स्टेंट मुझे लगता है इस सेंचुरी की सबसे बड़ी एक डिस्कवरी है, और इतना आसान हो गया है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को ट्रीट करना, क्योंकि अब तमाम तरह के लीजन्स जो बिल्कुल पहले सुटेबल नहीं थे स्टेंटिंग के लिए, अधिकांश पेशेंट्स उसके बाईपास सर्जरी के लिए जाते थे, जैसे लेफ्ट मेन में डिजीज हो, बाइफर्केशन डिजीज हो, वो सारी चीजें अब हम ड्रग एलुटिंग स्टेंट के साथ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ब्लॉकेज होती है तो वहाँ पे कैल्शियम भी होता है, तो आजकल हमारे पास वो टूल्स भी हैं, जैसे आपको इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी है, उससे आप वो कैल्शियम को ब्रेक करके बैलून से फुला के वहाँ स्टेंट डिप्लॉय कर सकते हैं। इसी तरह से एक रोटा एब्लेशन होता है, उसमें एक बर होता है जो बहुत तेजी से रोटेट करता है, और वो जो कहिए कि कैल्सिफाइड जो ब्लॉकेज है उसके चट्टान को तोड़ता वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो जो प्लाक मॉडिफिकेशन हो जाती है, लीजन की मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो उसको आप बैलून से करके वहाँ स्टेंट डाल सकते हैं। और इन सारे इंटरवेंशंस में ड्रग एलुटिंग स्टेंट्स बहुत ही सहायक है, क्योंकि उसमें रीस्टोसिस जो है वो 2 से 4% की होती है। बट हर स्टेंट समान नहीं है। देखिए, जब आपको कोई स्टेंट्स लगाता है तो उसमें बहुत सारे स्टेंट्स की वैरायटी है। ये और बात है कि हमारे देश में स्टेंट्स की एक प्राइस कैपिंग की गई है कि 30 से 35 हजार के बीच में अधिकांश स्टेंट्स मिलते हैं, बट उसमें भी बहुत सारे स्टेंट्स हैं जिसमें लार्ज ट्रायल्स बहुत सारे पेशेंट्स पे आजमाया हुआ है, जो रेगुलेटरी एजेंसी हैं, FDA है, CE है, उससे अप्रूव्ड होते हैं, हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोलर से अप्रूव्ड होते हैं। तो हमें हमेशा ये जानकारी रखनी चाहिए कि कौन सा स्टेंट्स जो है वो लार्ज स्केल पे जिसके ट्रायल्स हुए हैं, जिसकी रेगुलेटरी एजेंसी ने जिसको अप्रूव कर रखा है, वो बेहतर स्टेंट्स हैं। नाम तो मैं बता नहीं सकता ऐसे, लेकिन जो भी स्टेंट्स जिसके पास अधिकांशतः डेटा हो, ज़्यादा पेशेंट्स जिसमें इस्तेमाल हुए हैं, जिसके ज़्यादा फॉलोअप है हमारे पास, और जिसकी अप्रूवल रेगुलेटरी एजेंसी ने की हुई है, वो बेहतर स्टेंट्स है आपके हार्ट के लिए। थैंक यू।